हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मैं हूं चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे दोस्तों यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में कुल 62 क्वेश्चन शामिल हैं और इसके सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है दोस्तों। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। इसमें संभावित प्रश्नों को संकलित किया गया है। यही सब क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। अगर आप प्रश्नों को यहाँ पर देखे रहेंगे, पढ़े रहेंगे, तो पेपर में आते ही चुटकियों में आप उसको हल कर लेंगे। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं इसके सवालों को। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा चैनल यूट्यूब के उन बेस्ट चैनलों में से एक है जो केवल यूपी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कराता है दोस्तों। इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, फसल काटने का आयताकार उपकरण यानी कि हार्वेस्टर किस नौपाषाणिक संस्कृति से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन में दिया है कश्मीर से, गंगा घाटी से, विंध्य क्षेत्र से या दक्षिण भारत से। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है दोस्तों, कश्मीर। उत्तरी क्षेत्र में दोस्तों कश्मीर के दो प्रमुख नौपाषाणिक स्थल बुर्जहोम और गोफकराल हैं। यहाँ से नौपाषाण युगीन अनेक पत्थर एवं हड्डियों से बने औजार प्राप्त हुए हैं और यहीं से फसल काटने के आयताकार उपकरण यानी कि हार्वेस्टर भी मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, समाधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते बकरे जैसे पालतू पशुओं को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन में दिया है बुर्जहोम में, गुफकराल में, मेहरगढ़ में या चिरांद में। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है दोस्तों, बुर्जहोम। बुर्जहोम दोस्तों जो कि कश्मीर में है, यह एक नौपाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्तों के कंकाल भी समाधान में प्राप्त हुए हैं। गर्तावास के साक्ष्य भी यहाँ से पाए गए हैं। डी टेरा और पीटरसन इन दो लोगों ने इस पुरास्थल की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है, आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में दिए गए निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सही ढंग से सुमेलित है। इसमें दिया है पहला, गार्डन विदेशी आक्रमण। तो पहला इसका सही तरह से सुमेलित है दोस्तों। गार्डन का विचार है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप हुआ था। तो पहला इसका सही है। फिर अगला है आरल स्टेइन, जलवायुगत परिवर्तन। तो आरल स्टेइन का मानना है कि सिंधु सभ्यता का पतन जो है जलवायुगत परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हुआ था। तो यह भी सही तरह से सुमेलित है। फिर अगला है डैलस भौगोलिक घटनाक्रम। तो डैलस का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन भौगोलिक घटनाक्रम का परिणाम है। तो यह भी सही तरह से सुमेलित है। फिर अगला है वीएन मिश्र भूगर्भ स्थलीय परिवर्तन। तो यह भी सही तरह से सुमेलित है। वीएन मिश्र का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन भूगर्भ स्थलीय परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो सभी इसके सही तरह से सुमेलित हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही होगा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी सही ढंग से सुमेलित हैं, आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है। ऑप्शन में दिया है पूर्व पाषाण काल, आद्य ऐतिहासिक काल, नवपाषाण काल और ऐतिहासिक काल। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक काल। सैंधव सभ्यता दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। लेखन के साक्ष्य मिले हैं लेकिन अभी तक उनको पढ़ा नहीं जा सका है, इसी वजह से इसको आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। पुरातात्विक साक्ष्य भी पाए जाते हैं आद्य ऐतिहासिक काल से। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है हड़प्पा सभ्यता के तहत वह एकमात्र जगह कौन सी है जहां 216 मीटर लंबा और 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट अवस्थित था। ऑप्शन में दिया है कालीबंगा, कोटदीजी, लोथल और रोपण। तो इसका सही उत्तर क्या है? लोथल इसका सही उत्तर है दोस्तों। लोथल जो कि गुजरात में स्थित है, यह एक गोदीवाड़ा था, बंदरगाह था। यहाँ से 216 मीटर लंबा और 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट मिला है बंदरगाह की तरह। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेदों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है इनमें से बताना है। ऑप्शन में दिया है वेदांत, दर्शन, ध्वनि उच्चारण या
व्याकरण। तो इसका सही उत्तर क्या है? वेदों को दोस्तों श्रुति कहा जाता है, जो कि ध्वनि उच्चारण हो सकता है इनमें से। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है, ध्वनि उच्चारण। वेदों को दोस्तों श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का क्या मतलब है? सुना हुआ। जो ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सुन सुनकर आता है उसको श्रुति कहते हैं। तो वेद इसी श्रेणी में आता है। वेदों को आप और से कहा जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में पंचाल का प्रसिद्ध दार्शनिक शासक इनमें से कौन था? ऑप्शन में दिया है जनक, परीक्षित, दिवोदास और परवाहरण जबाली। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है दोस्तों, परवाहरण जबाली। उत्तर वैदिक काल में दोस्तों पंचाल का प्रसिद्ध दार्शनिक शासक परवाहरण जबाल था। शतपथ ब्राह्मण में इन्हें वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन में दिया है ऋग्वेद, उपनिषद, सूत्र और महाकाव्य। तो इसका सही उत्तर क्या है? वैदिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन है? ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में कोई नियमित भूमिकर नहीं था क्योंकि राजा को भूमि का मालिक नहीं समझा जाता था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है। राजा को भूमि का मालिक नहीं समझा जाता था, इसीलिए ऋग्वैदिक काल में कोई नियमित भूमिकर नहीं होता था। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है, आप इसको याद रखेंगे। चलते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तृतीय शताब्दी ईस्वी में योगाचार यानी कि विज्ञानवाद संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन में दिया है वासव, गोरखनाथ, कुशिक और मैत्रेय। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है दोस्तों, मैत्रेय। तृतीय शताब्दी ईस्वी में दोस्तों मैत्रेय यानी कि मैत्रेयनाथ, इन्होंने विज्ञानवाद यानी कि योगाचार के मत की स्थापना करी थी। यह मत विज्ञान को ही एकमात्र सत्ता मानती है, इसी वजह से इसे विज्ञानवाद कहा जाता है। आचार व्यवहार पर विशेष बल देने की वजह से इसको योगाचार भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है, बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन में दिया है नागार्जुन, अश्वघोष, उपगुप्त और धर्मकीर्ति। तो इसका सही उत्तर क्या है? माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? नागार्जुन थे। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। बौद्ध धर्म में दोस्तों माध्यमिकवाद यानी कि शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन हैं, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अवधारणा के अनुसार यह माना जाता है कि सत्य बहुत जटिल होता है और इसमें अनेक पहलू होते हैं? ऑप्शन में दिया है आत्मन, शून्यता, अनेकांतवाद और ब्राह्मण। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है दोस्तों, अनेकांतवाद। अनेकांतवाद, श्यादवाद अथवा सप्तभंगीनय, इसको ही ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। जैन धर्म के अनुसार दोस्तों संसार में प्रचलित विभिन्न मत और विचारधाराएं ना तो पूर्ण रूप से सत्य हैं और ना ही पूर्ण रूप से असत्य हैं। तो अनेकांतवाद की इस धारणा को आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर की शिक्षा का विशेष नाम क्या था? तो पंच महाव्रत था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है। महावीर की शिक्षा का विशेष नाम था पंच महाव्रत। इसमें से दोस्तों प्रथम 4 व्रत पार्श्वनाथ के द्वारा ही स्थापित किया गया था। महावीर ने इसमें 5वां व्रत यानी कि ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य काल में सन्निधाता का अर्थ क्या होता था? इनमें से बताना है। ऑप्शन में दिया है पहला राजकोष और भंडार गृह का प्रमुख अभिरक्षक, दूसरा है प्रमुख सेना अध्यक्ष, तीसरा है नमक अधीक्षक, चौथा है आकलन और संग्रहण का प्रमुख अधिकारी। तो आकलन और संग्रहण का जो प्रमुख अधिकारी था ये होता था समाहर्ता। मौर्य काल में सन्निधाता कौन होता था? राजकोष और भंडार गृह का प्रमुख अभिरक्षक। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है दोस्तों।
फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा अभिलेख अशोक की धर्म विजय की जानकारी देता है। तो 13वां शिलालेख है, उसी में कलिंग विजय की व्याख्या की गई है। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है। अशोक का 13वां लेख जो है धर्म विजय के बारे में जानकारी देता है। फिर अगला क्वेश्चन है, लेखन के आधार पर निम्नलिखित अशोक के स्तंभों में से कौन सा एक सबसे प्राचीन था। लेखन के आधार पर पूछा गया है। तो रुम्मिनदेई स्तंभ लेख, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही उत्तर है। यूपी टीजीटी 2021 में यह क्वेश्चन आया था। रुम्मिनदेई के स्तंभ लेख पर दोस्तों ऐसा उत्कीर्ण किया गया है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी और यहाँ के भू राजस्व को 1/6 से घटा करके 1/8 कर दिया था। तो एक प्रकार से मौर्यकालीन कर व्यवस्था की जानकारी भी इसी से प्राप्त होती है। रुम्मिनदेई स्तंभ लेख अशोक का सबसे पुराना स्तंभ लेख है लेखन के आधार पर। फिर अगला है, रुम्मिनदेई स्तंभ लेख किसके काल का है। तो अशोक के काल का है। अशोक, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। रुम्मिनदेई स्तंभ लेख अशोक के शासनकाल का है। यह नेपाल की तराई में स्थित है। इस लेख से यह स्पष्ट होता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष के पश्चात यहाँ पर आया था और यहाँ पर धार्मिक कर यानी कि बलि को माफ़ कर दिया था और भू राजस्व घटाकर 1/8 कर दिया था। फिर अगला क्वेश्चन है, सम्राट कुमार गुप्त प्रथम की माता कौन थी। ऑप्शन में दिया है कुबेर नागा, ध्रुव देवी, कुमार देवी या अनंत देवी। तो इसका सही उत्तर क्या है। ध्रुव देवी इसका सही उत्तर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही उत्तर है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद दोस्तों कुमार गुप्त प्रथम साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। वह चंद्रगुप्त द्वितीय और उसकी दूसरी पत्नी ध्रुव देवी, जो कि पहले रामगुप्त की पत्नी थी। ध्रुव देवी से जन्मा कुमार गुप्त सबसे बड़ा पुत्र था। गोविंद गुप्त नामक उसका एक छोटा भाई भी था, जो कुमार गुप्त के समय में वैशाली यानी कि बसाड़ का राज्यपाल था। तो कुमार गुप्त प्रथम की माता का नाम था ध्रुव देवी और पिता का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसके सोने के सिक्के वजन में सबसे अधिक भारी हैं। ऑप्शन में दिया है कनिष्क, हुइस्क, समुद्रगुप्त और अस्कंदगुप्त। तो इसका सही उत्तर क्या है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है दोस्तों, अस्कंदगुप्त। अस्कंदगुप्त के पहले के गुप्त शासकों के सिक्के दोस्तों कुषाण सिक्कों के मानकों पर आधारित थे। अस्कंदगुप्त के समय से हमें गुप्तों के स्वर्ण सिक्कों में मिश्रण देखने को मिलता है। इसकी वजह से उसके सिक्कों का वजन भारी था। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासकों ने कौन सा बिरुद धारण नहीं किया था। ऑप्शन में दिया है परमेश्वर, धर्म प्रवर्तक, परम भट्टारक और महाराजाधिराज। तो इसका सही उत्तर क्या है। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है दोस्तों, धर्म प्रवर्तक। गुप्त शासकों ने धर्म प्रवर्तक की उपाधि या बिरुद धारण नहीं किया था। इसके अलावा इनमें से परमेश्वर, परम भट्टारक, महाराजाधिराज, एकराट और परमेश्वर जैसी उपाधियां गुप्त शासकों ने धारण की थी। फिर अगला क्वेश्चन है, गुप्तों ने किस क्षेत्र से लौह अयस्क को प्राप्त किया था। ऑप्शन में दिया है उत्तरी बिहार, उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत। तो इसका सही उत्तर क्या है। मध्य भारत इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। मध्य भारत और दक्षिण बिहार में दोस्तों गुप्त शासकों ने लौह अयस्क के भंडार पाए थे और उसका उपयोग किया था। फिर अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कराना है। सूची 1 में दिए गए हैं साम्राज्य के नाम और सूची 2 में दी गई हैं राजधानियाँ जिनसे मैच कराना है। तो इसमें पहला है अरब साम्राज्य। अरब साम्राज्य की राजधानी क्या थी। दशमिक थी दोस्तों, पहले का हो जाएगा चौथा। फिर अगला है प्राचीन ईरान साम्राज्य। प्राचीन ईरान साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। पर्सिपोलिस थी दोस्तों। तो दूसरे का हो जाएगा यहाँ पर तीसरा। फिर अगला है पूर्वी रोमन साम्राज्य। इसकी राजधानी थी कंस्टेंटिनोपल।
फिर अगला है पश्चिम रोमन साम्राज्य, जिसकी राजधानी रोम थी। तो चौथे का हो जाएगा पहला। इसका सुमेलन दोस्तों आप इस प्रकार से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। फिर अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता किस क्षेत्र से भारत आया था? तो उत्तरी अफ्रीका से आया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही उत्तर है। फिर अगला है, एकता व्यवस्था किसने लागू किया था? तो एकता व्यवस्था दोस्तों इल्तुतमिश ने लागू किया था। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। एकता व्यवस्था दोस्तों इल्तुतमिश ने लागू किया था। एकता व्यवस्था क्या था? सैनिकों को वेतन के बदले जागीर या भूमि देना। इस व्यवस्था को अलाउद्दीन खिलजी ने बंद कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी सैनिकों को नगद वेतन देता था और एकता प्रणाली को उसने बंद कर दिया। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वह एकमात्र सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? स्वयं को खलीफा घोषित किया था किसने? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही उत्तर है। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने दोस्तों स्वयं को खलीफा घोषित किया था। 2021 में यह क्वेश्चन आया था। फिर अगला क्वेश्चन है, हुएन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हुएन सांग दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही उत्तर है। फिर अगला क्वेश्चन है, व्यापारिक चौकियों का उल्लेख सर्वप्रथम किस मध्यकालीन ग्रंथ में मिलता है? तो तबकात ए नासिरी में दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है। तबकात ए नासिरी पुस्तक में व्यापारिक चौकियों का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। इसको किसने लिखा था? इसको दोस्तों मिनहाज उस सिराज ने लिखा है। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, आप इसको याद रखेंगे। तबकात ए नासिरी, मिनहाज उस सिराज, इसमें व्यापारिक चौकियों का उल्लेख किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था? इसमें दिया है अल-बिरूनी, हसन निजामी, मिनहाज उस सिराज और जियाउद्दीन बर्नी। तो इसका सही उत्तर क्या है? संस्कृत का अच्छा ज्ञाता कौन था? अल-बिरूनी था। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। महमूद गजनवी के साथ दोस्तों अल-बिरूनी भारत आया था। इसने किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखा है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने महमूद गजनवी के विरुद्ध भारतीय राजाओं का एक संघ बनाया था? ऑप्शन में दिया है जयपाल, आनंदपाल, सुखपाल या त्रिलोचनपाल। इनमें से बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है दोस्तों, त्रिलोचनपाल। आनंदपाल के पुत्र त्रिलोचनपाल ने दोस्तों महमूद गजनवी के विरुद्ध भारतीय राजाओं का एक संघ बनाया था, जिसे महमूद गजनवी ने पराजित कर दिया था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुल्तानों के अधीन सैन्य विभाग का एक प्रमुख होता था? तो सुल्तान होते थे सल्तनत काल में। सैन्य विभाग का प्रमुख कौन था? आरिज ए मुमालिक था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही उत्तर है। सल्तनत काल में दोस्तों सैन्य विभाग को दीवाने अर्ज कहा जाता था और इसके प्रमुख को आरिज ए मुमालिक कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेर शाह सूरी ने मुगलों की ओर से भाग लिया था? ऑप्शन में दिया है पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत के द्वितीय युद्ध में, पानीपत के तृतीय युद्ध में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है दोस्तों, इनमें से किसी में भी नहीं। क्यों? सबसे पहले दोस्तों शेर शाह सूरी ने चंदेरी के युद्ध में मुगलों की ओर से भाग लिया था मेदिनी राय के खिलाफ। तो इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही उत्तर है। चंदेरी का युद्ध अगर होता तो वही इसका सही उत्तर होता। फिर अगला है, अकबर ने किस घटना के स्मरणार्थ फतेहपुर सीकरी की स्थापना करी थी? तो गुजरात विजय की याद में किया था। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही उत्तर है दोस्तों। गुजरात विजय की याद में अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना करी थी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने नूरजहां के जुंटा वाले सिद्धांत की आलोचना की थी? ऑप्शन में दिया है बेनी प्रसाद, नूरुल हसन, के एन चौधरी और ईश्वरी प्रसाद।
तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है दोस्तों, नूरुल हसन। नूरुल हसन ने नूरजहाँ के जुंटा वाले सिद्धांत की आलोचना की थी। नूरजहाँ ने दोस्तों एक गुट बनाया था, इसकी आलोचना नूरुल हसन ने किया था। नूरजहाँ के इस ग्रुप में दोस्तों नूरजहाँ, उसका भाई आसफ खां, उसका पिता एतमादुद्दौला, शाहजहाँ यानी कि खुर्रम और नूरजहाँ की माता शामिल थे। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है, खाने जहाँ लोदी का विद्रोह किस मुग़ल शासक के समय में हुआ था? ऑप्शन में दिया है अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर क्या है? शाहजहाँ इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका जन्म राजपूत माँ के गर्भ से नहीं हुआ था? इसमें दिया है खुसरो, जहांगीर, औरंगजेब और शाहजहाँ। तो इसका सही उत्तर क्या है? औरंगजेब इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। औरंगजेब दोस्तों शाहजहाँ का पुत्र था। शाहजहाँ की पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम यानी कि मुमताज़ महल के गर्भ से औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को हुआ था। इसकी माता मुस्लिम थी, बाकी इन लोगों की माताएं हिंदू थीं। तो आप इसको याद रखेंगे। चलते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में कौन दरोगा ए तोपखाना के नाम से जाना जाता था? दरोगा ए तोपखाना। ऑप्शन में दिया है मुहत्सिब, मीर आतिश, शिकदार और मीर बख्शी। तो इसका सही उत्तर क्या है? मीर आतिश इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। मुगल प्रशासन में दोस्तों दरोगा ए तोपखाना मीर आतिश का नाम था। शाही तोपखाना इसी के नियंत्रण में होता था। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन में दिया है दिल्ली, औरंगाबाद, अहमदनगर और बुरहानपुर। तो इसका सही उत्तर क्या है? औरंगाबाद इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। औरंगाबाद में दोस्तों औरंगजेब की पत्नी राबिया उद दौरानी का मकबरा है, जिसको बीबी का मकबरा कहा जाता है। उसी में इसको भी दफनाया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सियार उल मुतखैरीन का लेखक कौन है? ऑप्शन में दिया है मिनहाज उस सिराज, याहिया बिन अहमद सरहिंदी, अहमद यादगार और गुलाम हुसैन खान तबतबाई। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही उत्तर है दोस्तों, गुलाम हुसैन खान तबतबाई। फिर अगला क्वेश्चन है, नाना साहब का मूल नाम क्या था? तो धुंधु पंत था, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है, धुंधु पंत नाना साहब का मूल नाम था। फिर अगला है, निम्न में से किस विद्रोह का नेता बिरसा था? नेता था बिरसा, विद्रोह का नाम बताना है। ऑप्शन में दिया भील, गारो, मुंडा और कुकी। तो इसका सही उत्तर क्या है? मुंडा विद्रोह दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है। मुंडा विद्रोह का नेता था बिरसा, बिरसा मुंडा कहा जाता था। खेती वाली भूमि को लेकर के मुंडा विद्रोह हुआ था दोस्तों, लेकिन बाद में इसका स्वरूप धार्मिक और राजनीतिक हो गया था। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है, मुंडा विद्रोह का नेता था बिरसा। फिर अगला है, दामन ए कोह से क्या आशय है? ऑप्शन में दिया है संथाल बहुल क्षेत्र, नागा बहुल क्षेत्र, कश्मीर का क्षेत्र या असम का क्षेत्र। तो दामन ए कोह कहा जाता है दोस्तों संथाल बहुल क्षेत्र को, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। फिर अगला है, अपने कौन से अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है दोस्तों, नागपुर अधिवेशन 1920। नागपुर अधिवेशन 1920 में दोस्तों कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित करी थी कि हमारे साथ इनके संबंध कैसे होने चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषि विभाग के पिता के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन में दिया है रिपन, मेयो, लिटन और नॉर्थ ब्रुक। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों मेयो, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल दोस्तों 1869 से 1872 ईस्वी तक था। 1872 में लॉर्ड मेयो ने कृषि विभाग की स्थापना की थी। इसी वजह से इसको भारतीय कृषि विभाग का पिता कहा जाता है।
फिर अगला क्वेश्चन है, प्रथम अखिल भारतीय महिला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन में दिया है 1927, 1928, 1929 और 1933। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है दोस्तों, 1927। 1927 में प्रथम अखिल भारतीय महिला सम्मेलन हुआ था। यह सम्मेलन दोस्तों पूना में हुआ था। महारानी चिमना साहब गायकवाड़ इसकी अध्यक्ष थी। मार्गरेट बहनें सम्मेलन में सचिव नियुक्त हुई थी। महिला शिक्षा को प्राथमिकता देना इसका मुख्य उद्देश्य था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1884 में डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की थी? ऑप्शन में दिया है ज्योतिबा फूले, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक और दयानंद सरस्वती। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों 1884 में डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की थी। 1880 में दोस्तों डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी। 1884 में डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई थी। महादेव गोविंद रानाडे इसके संरक्षक के रूप में थे। तो आप इसको याद रखेंगे। 1884 में डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इनमें से की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन है, वित्तीय प्रशासन के विकेंद्रीकरण का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन में दिया है रिपन, मेयो, कर्जन और लिटन। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है दोस्तों, मेयो। लॉर्ड मेयो का काल दोस्तों आर्थिक विकेंद्रीकरण का काल कहा जाता है। वित्तीय प्रशासन के विकेंद्रीकरण का प्रयास सर्वप्रथम इसने ही किया था। 1869 से 72 तक इनका कार्यकाल था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इतिहास में सबाल्टर्न विचारधारा का जनक किसे कहा जाता है? सबाल्टर्न तो ग्रामसी को कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है, ग्रामसी को सबाल्टर्न विचारधारा का जनक कहा जाता है। फिर अगला है, अलेक्जेंडर कनिंघम के विषय में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन में दिया है पहला, वह है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में बताया जा रहा है, तो पहला तो सही है। फिर अगला है, उन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, इसलिए यह भी सही है। फिर अगला है, उन्होंने लॉर्ड कर्जन के प्राचीन भारतीय धरोहरों के संरक्षण कार्य को आगे बढ़ाया था। तो यह गलत है दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में। अलेक्जेंडर कनिंघम और लॉर्ड कर्जन दोनों लोग अलग अलग समय पर थे, तो इसलिए यह गलत है। फिर अगला है, उनके कार्यकाल में हड़प्पा की खुदाई हुई थी। तो यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही होगा। यही जो है अलेक्जेंडर कनिंघम के विषय में सही नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 1939 में अमरावी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने दोस्तों किया था। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1939 में अमरावी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। फिर अगला है, लेक्स लोकी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन में दिया है 1846, 1848, 1850 और 1852। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है दोस्तों। 1846 में लेक्स लोकी अधिनियम को लागू किया गया था। पैतृक संपत्ति से संबंधित यह अधिनियम था। फिर अगला है, 1891 में जनगणना आयुक्त कौन थे? ऑप्शन में दिया है बेंस, जॉर्ज, बर्ड और थॉम्पसन। तो इसका सही उत्तर क्या है? बेंस इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला। जेरवायस एथलेस्टन बेंस इनका पूरा नाम था। 1891 में जनगणना आयुक्त थे ये। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किसने
जेसुइट संघ की स्थापना की थी? ऑप्शन में दिया है इग्नेशियम लोयोला, टॉमस मूर, हेनरी यस लुकास और लॉर्ड एक्टन। तो इसका सही उत्तर क्या है? पहला इसका सही उत्तर है दोस्तों। जेसुइट संघ की स्थापना दोस्तों इग्नेशियम लोयोला के द्वारा किया गया था। यह संघ दोस्तों धर्म सुधार से संबंधित था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डोला पालकी आंदोलन का नायक कौन था? तो जयानंद भारती दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है। जयानंद भारती डोला पालकी आंदोलन के नायक थे। दूल्हे और दुल्हन को दोस्तों पालकी में बैठाने के लिए अधिकार प्राप्त करना इनका मुख्य उद्देश्य था। इसी के साथ साथ शिल्पकार आंदोलन भी चल रहा था। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है, भारत आने वाले पहले जहाज का क्या नाम था? भारत आने वाले पहले जहाज का नाम ऑप्शन में दिया है टाइटैनिक, एलिजाबेथ, रेड ड्रैगन और मेफ्लावर। तो इसका सही उत्तर क्या है? रेड ड्रैगन इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। भारत आने वाले पहले जहाज का नाम था रेड ड्रैगन। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेना नायक कौन था? तो इब्राहिम खान गारदी था दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। पानीपत का तीसरा युद्ध दोस्तों 14 जनवरी 1761 को हुआ था। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। इब्राहिम खान गारदी मराठों के तोपखाना प्रमुख थे। यह युद्ध दोस्तों बहुत ही भयंकर हुआ था। इस युद्ध में सारे मराठे मार दिए गए थे। फिर अगला क्वेश्चन है, नेफा को कालांतर में किस राज्य के साथ समीकृत किया गया? ऑप्शन में दिया है त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। तो इसका सही उत्तर क्या है? अरुणाचल प्रदेश इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। नेफा यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी ब्रिटिश भारत का एक राजनीतिक संभाग था दोस्तों। बाद में यह स्वतंत्र भारत में अरुणाचल प्रदेश में भारतीय राज्य के रूप में इसको शामिल कर लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन अनाल्स इतिहास लेखन की शैली से संबंधित है? तो अनाल्स इतिहास लेखन की शैली से दोस्तों संबंधित हैं इनमें से मार्क ब्लॉक, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन में दिया है मृदुला साराभाई, बी गिरी, एम जोशी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। 1918 में महात्मा गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 1836 में बुढ़वा मंगल मेला का आयोजन किस स्थल पर किया गया था? ऑप्शन में दिया है पन्ना, जैतपुर, चरखारी और ओरछा। तो इसका सही उत्तर क्या है? चरखारी इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। बुढ़वा मंगल मेला 1836 में चरखारी में किया गया था। महोबा जिले में स्थित है, बुंदेलखंड एरिया में है यह। बुंदेलखंड की लोक संस्कृति का हिस्सा है यह बुढ़वा मंगल मेला। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेशावर कांड का नायक कौन था? ऑप्शन में दिया है खान अब्दुल गफ्फार खान, मुकुंदी लाल, सरदार वल्लभ भाई पटेल और चंद्र सिंह गढ़वाली। तो इसका सही उत्तर क्या है? चंद्र सिंह गढ़वाली इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। चंद्र सिंह गढ़वाली दोस्तों पेशावर कांड जो कि 1930 में हुआ था, ये उसके नायक थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 1930 में चल रहा था। उस दौरान पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। इतिहास में यह घटना पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे, पेशावर कांड।
फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिटलर के पोलैंड पर आक्रमण से द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ। इस आक्रमण की तिथि क्या थी? ऑप्शन में दिया है 1 जुलाई 1939, 28 जुलाई 1939, 1 सितंबर 1939 या 3 सितंबर 1939। इसका सही उत्तर क्या है? 1 सितंबर 1939 को दोस्तों जब हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया था, उसी दिन से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1984 में सिखों पर जो अत्याचार किया गया था उसे न्याय संगत ठहराते हुए निम्नलिखित में से किस नेता ने यह कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तब कुछ अनहोनी होती है? ऑप्शन में दिया है अर्जुन सिंह, जगदीश टाइटलर, राजीव गांधी, मोतीलाल बोरा। तो इसका सही उत्तर क्या है? राजीव गांधी इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। 1884 में दोस्तों इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। यह हत्या उनके सिख अंगरक्षकों के द्वारा की गई थी। प्रतिक्रिया स्वरूप सिख विरोधी दंगा हुआ था। इसमें सिखों की जान माल की बहुत क्षति हुई थी। उसी समय राजीव गांधी ने कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो कुछ अनहोनी होती है। तो आप इसको याद रखेंगे। यह अंतिम क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन के साथ दोस्तों हमारी यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आने वाली अगली वीडियो में हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।